बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एग्रीकल्चरल प्राइस पॉलिसी इन पाकिस्तान, ये हमारा टॉपिक है। आप सब लोग मेरे साथ हैं और एंड तक देखेंगे कि एग्रीकल्चरल प्राइस पॉलिसी क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये है क्या। एग्रीकल्चरल प्राइस पॉलिसी को शॉर्ट फॉर्म में हम ऐप कहेंगे, APP। ठीक है। ऐप रेफर्स टू प्राइसिंग ऑफ इनपुट्स। जो एग्रीकल्चर सेक्टर में इनपुट्स के तौर पे चीजें इस्तेमाल होती हैं, लाइक सीड्स, वाटर, फर्टिलाइजर्स, टेक्नोलॉजीज एंड क्रेडिट, मतलब रुपए पैसे की बात हो रही है, एटसेट्रा, एंड आउटपुट्स, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस जो भी हैं, इनके मुतल्लिक जो प्राइस पॉलिसी लगाई जाती है उसे हम एग्रीकल्चरल प्राइस पॉलिसी कहते हैं। क्या कहते हैं? एग्रीकल्चरल प्राइस पॉलिसी कहते हैं। अब ये जो एग्रीकल्चरल प्राइस पॉलिसी है, इसके इंपॉर्टेंट जो इम्पैक्ट्स हैं वो देखें आप। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन में इसका बहुत इम्पैक्ट है, स्पेशली स्मॉल छोटे फार्मर्स के लिए। उसके अलावा इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी की बात करें तो एग्रीकल्चरल प्राइस पॉलिसी का बहुत रोल है उसमें। अर्बन सेक्टर वेजीज जो हैं, मतलब इंडस्ट्रीज की जो वेजीज हैं, उसके अंदर भी एग्रीकल्चरल प्राइस पॉलिसी का बहुत रोल है। एक्सपोर्ट्स में बड़ा रोल है, कॉस्ट ऑफ लिविंग में बड़ा रोल है, एंड लिंकेज बिटवीन एग्रीकल्चर एंड नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर। ठीक है ना। तो ये एग्रीकल्चरल प्राइस पॉलिसी है, इसका रोल भी मैं आपको बता दिया, और जिन चीजों के बारे में ये प्राइस पॉलिसी लगती है वो भी आपको मैंने ऊपर बता दी। तो इज इट क्लियर टू यू ऑल? आई थिंक सो। Yes, sir. Okay. Now look at a good pricing policy works as an incentive to produce certain goods. एक अच्छी प्राइस पॉलिसी ऐसी होती जो कि एक इंसेंटिव के तौर पे या एक बेनिफिट के तौर पे फसलों के लिए, मतलब ये जाहिर होती है या काम करती है एट रिक्वायर्ड क्वांटिटीज ड्यूरिंग अ सर्टेन पीरियड। अब इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या हो सकते हैं एग्रीकल्चरल प्राइस पॉलिसी के, ये मैं आपको वन बाय वन बताता हूँ। सबसे पहले बैलेंस ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर मुख्तलिफ क्रॉप्स हैं, उसमें मेज है, उसमें कॉर्न है, उसमें पल्सेस हैं, ठीक है, उसमें राइस है। हर एक जो क्रॉप है उसमें बैलेंस ग्रोथ का होना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आप कॉटन सारी प्रोड्यूस करके बैठ जाए और गंदम उगाए ना, बाद में आटे का प्रॉब्लम हो जाए और आटे की शार्टेज हो जाए और लोगों को आटा ही ना मिले। सही। तो बैलेंस ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर की वजह से ये मेन ऑब्जेक्टिव होता है एग्रीकल्चरल प्राइस पॉलिसी का। सेकेंडली, मीटिंग डोमेस्टिक कंजम्पशन रिक्वायरमेंट्स। और उसके अलावा जो आपकी डोमेस्टिक मुल्क के अंदर की कंजम्पशन रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरा करने के लिए आप एग्रीकल्चरल प्राइस पॉलिसी लगाते हैं। इसके अलावा फॉरेक्स अर्निंग रिसोर्सेज हैं। इसका मतलब एक्सपोर्ट्स है कि आप बाहर के कंट्रीज को जब चीजें बेचते हैं तो एग्रीकल्चरल प्राइस पॉलिसी उसमें अपना रोल प्ले करती है कि आपकी एक्सपोर्ट ज्यादा से ज्यादा हो। इसके अलावा फॉरेक्स अर्निंग के अलावा फॉरेक्स सेविंग सोर्सेज, मतलब जब आप फॉरेन एक्सचेंज कमाते हैं, फॉरेन करेंसी कमाते हैं, तो आप वो फॉरेन करेंसी के रिजर्व्स अपने मुल्क में इकट्ठे करते हैं और वो जो रिजर्व्स हैं उनको बाद में आप इस्तेमाल कर सकते हैं टू अवॉइड फूड शॉर्टेज। इसके अलावा इक्विटेबल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। इसका मतलब ये है कि अमीरों गरीबों में जो दौलत की डिस्ट्रीब्यूशन है, इनकम की डिस्ट्रीब्यूशन है, वो बराबर होनी चाहिए, और वो होती है, और वो एग्रीकल्चरल प्राइस पॉलिसी उसमें अपना रोल प्ले करती है। इसके अलावा स्टेबिलिटी इन फूड प्राइसेस फॉर कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स जो हैं उनके लिए फूड जो आइटम्स हैं उनके अंदर स्टेबिलिटी के लिए एग्रीकल्चरल प्राइस पॉलिसी का बड़ा रोल है। मेंटेन इंडस्ट्रियल कंपेटिटिवनेस। और उसके अलावा जो आपकी इंडस्ट्री है उसको कंपैटिबल बनाने के लिए विद अदर कंट्रीज, बाकी मुल्कों के इंडस्ट्रीज के लिए आपकी एग्रीकल्चरल प्राइस पॉलिसी का बहुत रोल है। ठीक है। अब किसी भी इंडस्ट्री की आप मिसाल ले लें, इसमें आप बेकिंग इंडस्ट्री की बात कर लेते हैं। तो बेकिंग इंडस्ट्री में आपको पता है कि वो व्हीट और वो राइस और वो शुगर सारा एग्रीकल्चर सेक्टर से आता है। तो अगर वो इंडस्ट्री को जो इनपुट्स आती हैं एग्रीकल्चर सेक्टर से वो महंगी हो जाएंगी, वो बहुत ज्यादा होंगी, तो जारी बात है इंडस्ट्री जो है वो बड़े महंगे यूनिट्स प्रोड्यूस करेगी अपनी बेकिंग प्रोडक्ट्स के। ठीक है ना। तो इसलिए बड़ा रोल है इसका एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी का इंडस्ट्रियल कंपेटिटिवनेस को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि सस्ती चीजें इंडस्ट्रियल प्रोड्यूस होंगी तो आप बाहर के मुल्कों में वो सस्ती चीजें एक्सपोर्ट भी कर सकेंगे और वो आपकी बाहर की इंटरनेशनल मार्केट में जाके compete कर सकेगी। इसके अलावा नंबर 8 पे है इनकरेज इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर सेक्टर। एग्रीकल्चर ऐसी प्राइसिंग पॉलिसी होनी चाहिए
कि जिसमें लोगों को प्रॉफिट्स भी हो रहे हो और लोग जो है वो इन्वेस्ट करें एग्रीकल्चर सेक्टर में। ऐसा ना हो कि वो सारा पैसा निकलवा लें और मतलब जमीनों को बेच के वहां पे उनको प्रॉपर्टी डीलर्स को, डेवलपर्स को, और वहां पे कॉलोनियां बनवा दें और डिफेंस बनवा दें। ठीक है, एग्रीकल्चर सेक्टर में ये प्राइसिस का रोल है ना कि किसानों को कीमतें मिलती नहीं है। वो क्या करते हैं जी, वो किसी लैंडलॉर्ड को, किसी बंदे को बेच देते हैं, मलक रियाज जैसे को, वो वहां पे बैरियर टाउन बना देता है, चलो जी वहां पे आबादी हो रही होती है। ठीक है, तो इनकरेज इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर सेक्टर तभी होती है जब आप राइट एग्रीकल्चरल प्राइस पॉलिसी बनाते हैं। और नंबर 9 पे, रिड्यूस प्रोडक्शन कॉस्ट बाय स्विचिंग ओवर टू कॉस्ट इफेक्टिव टेक्नोलॉजीज। आप जो आपकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट होती है उसको कम किया जा सकता है। कैसे कम किया जा सकता है? अगर आप इफेक्टिव टेक्नोलॉजीज, अच्छी मशीनरी और लेटेस्ट मशीनरी को आप इस्तेमाल करें। ठीक है, तो इस तरह की इफेक्टिव प्राइस पॉलिसी, एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी लगाकर आप अपनी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसको भी रिड्यूस कर सकते हैं। तो ये बात क्लियर है आपको? चलें ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स आज हमने पढ़े, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एग्रीकल्चरल प्राइस पॉलिसी। आप इनको ध्यान में रखिएगा। अगर आपका कोई सवाल है काइंडली तो आप माइक ओपन करके मुझसे क्वेश्चन, मैं आपकी